वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे क्लास 7th इंग्लिश द इंग्लिश वीव्स का चैप्टर 3 द डंकी। इस वीडियो में हम इस पोएम के क्वेश्चन आंसर्स और समरी देखेंगे। तो चलिए पहले समरी देख लेते हैं। समरी ऑफ द पोएम द डंकी बाय G.K. चेस्टरटन। द पोएम इज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग स्पोकन बाय अ डंकी। ये कविता एक गधे के द्वारा कही गई आत्मकथा है। It begins with the donkey describing the strange and magical moment of its birth, a time when impossible things like flying fish and walking forest existed, suggesting that even nature was out of order when it was born. कविता की शुरुआत में गधा अपने जन्म का वर्णन करता है। वो कहता है कि उसका जन्म एक अजीब और असंभव समय में हुआ था, जब मछलियाँ उड़ रही थीं, जंगल चल रहे थे और कांटों पर अंजीर उग रहे थे। ये समय प्रकृति के सामान्य नियमों से उल्टा था जब उसका जन्म हुआ था। द डंकी डिस्क्राइब्स इटसेल्फ एज अगली एंड मॉन्क्ड विद अ मॉन्स्ट्रस हेड, लाउड क्राई एंड लार्ज ईयर्स। गधा अपने बदसूरत रूप का भी वर्णन करता है। उसका सिर भयानक है, बड़ा है, आवाज़ डरावनी है और कान इतने बड़े हैं जैसे उड़ते हुए पंख। It says it is often mistreated, starved, whipped and ridiculed. वो ये कहता है कि लोग उसको तिरस्कार से देखते हैं, अपमान से देखते हैं, उसे भूखा रखते हैं, पीटते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। Despite all the mockery, the donkey keeps a secret. It once had a glorious moment. इस सब के बावजूद भी वो चुप रहता है, अपने भीतर बहुत सारे रहस्य छुपाए रहता है। The poem ends with the donkey revealed that it carried Jesus during his triumphal entry into Jerusalem, where people shouted in joy and laid palm branches before him. कविता के अंत में वो कहता है कि भले ही लोग उसे मूर्ख समझें, पर उसका एक गौरवपूर्ण क्षण भी है। वो क्षण तब था जब यीशु मसीह ने यरूशलेम में प्रवेश करते समय अपनी पीठ पर उन गधे की पीठ पर वो बैठे थे और लोग उनकी जय जयकार कर रहे थे। This shows that even the most humble and ridiculed creature can have a moment of great honor and importance. और उसके लिए ये सब जो था वो सम्मान की बात थी, जब उसके पैरों के नीचे खजूर की डालियाँ बिछाई जा रही थीं और लोग उनका जय जयकार कर रहे थे। Moral or message of the poem is, don't judge by appearance. Every being has valued and may play a vital role in history. तो इस कविता से हमें ये संदेश मिलता है कि हमें किसी को भी उसके रूप या स्थिति से आंकना नहीं चाहिए। हर प्राणी कोई ना कोई अपनी विशेषता लेकर इस जीवन में आता है और किसी उद्देश्य से जुड़ा हो सकता है। Let's enjoy. Answer the following questions. First one, A. Who is the speaker of the poem? How do we know who is the speaker is? कविता में वक्ता कौन है, स्पीकर कौन है और हमें कैसे पता चलता है? आंसर, द स्पीकर इज अ डंकी। कविता का वक्ता गधा है। As shown by its description and the reference to palms before my feet linked to Jesus' entry into Jerusalem. वो ऐसे पता चलता है जैसे कि वो उसके जो हाव भाव हैं कि मेरे पैरों के नीचे पत्तियां थीं या पाम्स थे, ये संकेत से स्पष्ट होता है जब जीसस ने, ईसा मसीह ने जेरूसलेम में प्रवेश किया था। क्वेश्चन नंबर बी, व्हेन वाज द स्पीकर बॉर्न? डिस्क्राइब द मोमेंट इन योर ओन वर्ड्स। वक्ता का जन्म कब हुआ? अपने शब्दों में उस क्षण का वर्णन करें। आंसर, द स्पीकर वॉज बॉर्न इन अ स्ट्रेंज एंड मैजिकल मोमेंट when unnatural things happened like flying fish and a blood red moon. वक्ता का जन्म एक अजीब और चमत्कारी समय में हुआ था, जब मछलियां उड़ रही थीं और चंद्रमा लाल था। क्वेश्चन नंबर सी, एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन when the moon was blood. जब चांद लाल था, इस अभिव्यक्ति का अर्थ बताइए। आंसर, इट मीन्स अ लूनर एक्लिप्स। इसका अर्थ है चंद्र ग्रहण और अ सिम्बॉलिक मोमेंट ऑफ डेंजर, मिस्ट्री और चेंज, या फिर कोई अशुभ और रहस्यमयी संकेत।
Question number D. How does the speaker describe its appearance? Explain in your own words. वक्ता अपने रूप का वर्णन कैसे करता है, ये बात अपने शब्दों में समझाइए. Answer. The speaker describes itself as ugly, loud, awkward, with a monstrous head and wing-like ears. वक्ता खुद को भयानक, डरावनी आवाज वाला, अजीब कानों वाला जीव बताता है. Question number E. Who is referred to through the expression ancient crooked will? प्राचीन टेढ़ी इच्छा से किसकी ओर इशारा किया गया है? Answer. It refers to mankind and their old unjust and twisted thinking. इस अभिव्यक्ति से मानव जाति और उसके पुराने अन्यायपूर्ण सोच की ओर इशारा किया गया है. क्वेश्चन नंबर F. कंप्लीट द चार्ट. तो हमें यहाँ पे एक चार्ट दिया है जिसे हमें पूरा करना है. थीम ऑफ द पोएम क्या है? मिसजजमेंट एंड हिडन वर्थ ऑफ द डंकी. गधे के साथ अन्याय और उसके छुपे गौरव की कहानी. स्टेंजा डिटेलिंग द थीम. कौन सा स्टेंजा है जो हमें ये बात दर्शा रहा है? आंसर. फाइनल स्टेंजा. फूल्स फॉर आई ऑल्सो हैड MIR. मूर्खों, मेरा भी एक समय था. बर्थ ऑफ द स्पीकर. वक्ता का जन्म किस में हुआ था? आंसर. फर्स्ट स्टेंजा में. अपीयरेंस ऑफ द स्पीकर. तो जो वक्ता का रूप है वो किस में डिस्कस हुआ है? आंसर. सेकंड स्टेंजा में. हाउ द स्पीकर इज ट्रीटेड. आंसर. थर्ड स्टेंजा. वक्ता के साथ का जो व्यवहार है वो थर्ड स्टेंजा में बताया गया है. द सीक्रेट ट्रुथ अबाउट द स्पीकर. आंसर. फाइनल 2 स्टेंजा. आखिरी 2 स्टेंजा में उसका छिपा हुआ सत्य बताया गया है. क्वेश्चन नंबर G. Who are referred to as fools? Explain. मूर्ख शब्द किसके लिए कहा गया है, समझाइए. आंसर. Fools are the people who mock the donkey, unaware of its moment of glory. मूर्ख शब्द उन लोगों के लिए कहा गया है जो गधे का मजाक उड़ाते हैं लेकिन उसके गौरवपूर्ण क्षण को नहीं जानते. क्वेश्चन नंबर H. What does the speaker refer to as both fierce and sweet? वक्ता किस चीज के लिए तीव्र और मधुर कहता है? आंसर. द स्पीकर रेफर्स टू द ग्लोरियस मोमेंट ऑफ कैरिंग जीसस एज बोथ फियर्स एंड स्वीट. वक्ता यीशु की पीठ पर बैठा कर गौरव के साथ यरूशलेम में ले जाने के क्षण को तीव्र और मधुर कहता है. थिंक एंड आंसर. क्वेश्चन नंबर 1. हाउ आर स्टेंजा 1 एंड R रिलेटेड? तो पहला और चौथा स्टेंजा आपस में कैसे जुड़े हुए हैं? Answer. Stanza 1 describes the donkey's strange birth, while stanza 4 reveals its moment of glory. Both show contrast and uniqueness of its life. पहला जो स्टेंजा है वो गधे के अजीब जन्म को दर्शाता है लेकिन चौथा उसके गौरवपूर्ण क्षण को उजागर करता है. दोनों ही उसकी पहचान और विशेषता को जोड़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. What role does religion play in this poem? इस कविता में धर्म की क्या भूमिका है? आंसर. रिलीजन हाईलाइट्स द डंकीज हिडन वर्थ बाय कनेक्टिंग इट टू द स्केर्ड इवेंट ऑफ जीसस एंट्री इनटू जेरूसलेम. धर्म इस कविता में गधे के महत्व को उजागर करता है जब उसने ईसा मसीह को यरूशलेम में प्रवेश करवाया था अपनी पीठ पर बैठाकर. क्वेश्चन नंबर 3. डू यू थिंक दिस पोएम रिलेट्स टू द ह्यूमन वर्ल्ड एज वेल? हाउ? क्या आपको लगता है कि ये कविता मानव दुनिया से जुड़ी है? अगर हाँ तो कैसे? आंसर. यस. द पोएम रिफ्लेक्ट ह्यूमन सोसाइटीज हैबिट ऑफ जजिंग अदर्स बाय अपीयरेंस व्हाइल इग्नोरिंग देयर ट्रू वैल्यू. हाँ, ये कविता मनुष्यों की जो सोच है दूसरों के प्रति अनदेखी क्षमता को दर्शाती है जो केवल अपीयरेंस देखकर उनको जज करते हैं. ये बात मानव जीवन से जुड़ती है क्योंकि वो उनकी सच्ची कीमत को नहीं पहचानते. पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें.